बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706 उसका पेपर 1 करने जा रहे हैं जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है फरवरी मार्च 2021 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 24 तक ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अगर आप क्रैचिंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो उसकी प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिलेगा आपको एएस लेवल अकाउंटिंग 9706 फरवरी मार्च 2021। वो फिर आप जाकर वहाँ देख लें। आज हम क्वेश्चन नंबर 25 से अपने इस लेक्चर का स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर वो कहता है कि अ बिजनेस एब्जॉर्ब्स इट्स ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, कि एक बिजनेस जो है वो अपने ओवरहेड को एब्जॉर्ब करता है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, के मशीन आवर्स की बेसिस के ऊपर ये फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कैलकुलेट करते हैं और उसे अप्लाई करते हैं जो एक्चुअल आर्स होते हैं उसके ऊपर। ये जो मैं बातें कह रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये कॉस्ट अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स हैं। अगर आपकी समझ में ये कंसेप्ट्स आ जाएंगे तो ज़िंदगी आपकी आसान होगी, और ये कंसेप्ट्स अगर नहीं आए तो आप इसी के अंदर उलझते रहेंगे, आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो मैं रिपीट करता हूँ कि जब भी वो ये एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करेंगे तो याद रखिएगा कि ये कैलकुलेशन हमेशा बजटेड। जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर तो प्लानिंग के वक्त फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि यार बजटेड के नेक्स्ट मंथ कह लें, नेक्स्ट ईयर कह लें, कि उस एक सर्टेन पीरियड के अंदर हमारे बजटेड यूनिट बजटेड ओवरहेड कितने होंगे। तो हम लिस्ट बना लेते हैं कि यार रेंट इतना होगा, इंश्योरेंस इतना है, फैक्ट्री सुपरवाइज़र की सैलरी इतनी है, सो मच टू डेप्रिसिएशन इतना होगा। ये सब बजटेड होता है। और ये जो बजटेड कॉस्ट होगी इसके ऊपर इतने घंटे मशीन हमारी चलेगी तो हमारी प्रोडक्शन इतनी आएगी, ये वो कैलकुलेट करते हैं। जब ये बजटेड कैलकुलेट कर लेते हैं तो इससे एक रेट कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। 560,000 ये फैक्ट्री ओवरहेड है बजटेड और 7,000 मशीन हमारी चलेगी। तो फिर आप इसको सिंपल डिवाइड कर दें तो ये $80 पर यूनिट पर मशीन आर। एफओएच रेट मशीन आर के हिसाब से $80 आपके पास आ गई। जो रेट आप निकालते हैं जब एक्चुअल आपकी प्रोडक्शन शुरू होती है तो मशीन चलती है। जब मशीन चलेगी तो एक्चुअल ओवरहेड्स भी हो सकता है आपने सोचा हो कि सुपरवाइज़र आपको $50,000 में मिल जाएगा, वो नहीं मिला, $60,000 में मिला। रेंट आपने सोचा था कि किराया जो है मुझे इतना देना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली किराया आपको ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो जब एक्चुअली आप चीज़ें शुरू करते हैं तो फिर डेफिनेटली वो वेरी करती हैं, वो ज़्यादा भी हो सकती हैं, वो कम भी हो सकती हैं। तो ये जो रेट है आपने ये बजटेड के ऊपर कैलकुलेट करके एक्चुअल मशीन आवर्स के ऊपर लगाते हैं। एक्चुअल मशीन आवर्स कितने हुए हैं आपके, ये देख रहे हैं एक्चुअल दिया हुआ है। तो मशीन एक्चुअली आपने तो प्लान किया था $7,000 चले, 7,000 आवर्स चलेगी, लेकिन वो 7,000 आवर्स जो है वो मशीन नहीं चली। वो कितनी चली, 6,700 आवर्स चली। तो ये जो रेट है आपका इसको मल्टीप्लाई कर दें एक्चुअल आवर्स से। जब आप एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,700 एक्चुअली मशीन चली और 80 से करा मैंने तो 536,000। ये एक्चुअली जब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे होंगे तो वहाँ ये फिगर आप लेकर गए होंगे। जो बजटेड जो आपने रेट कैलकुलेट किया था उस रेट को एक्चुअल पे अप्लाई किया आपने और वहाँ ले गए। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें तो एक्चुअली ओवरहेड आपके कितने लगे, 564,000 लगे आपके। तो ये $564,000 एक्चुअली आपके लगे। तो आप इसको माइनस कर दें, $564,000 लगे, आपने अप्लाई करें $536,000, तो $28,000 अंडर एब्सॉर्ब आपने कम अप्लाई करा। क्यों कम अप्लाई करा है, क्योंकि एक्चुअली आपके देख रहे हैं आप रेट आपका जो था $80 था, जो आपने किसके ऊपर $560,000 आपने सोचा था कि आपकी फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट आएगी, और जो आर्स थे आपके वो 7,000 थे। एक्चुअली नक्शा कुछ और है, आपके सामने आ रहा होगा। तो कंसेप्ट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप जहन में रखिएगा। कंसेप्ट ये है कि बजटेड के ऊपर रेट कैलकुलेट कीजिएगा, सुकून से उस रेट को एक्चुअल आर्ट्स के ऊपर लगाइएगा
और फिर कंपेयर कीजिएगा कि आपने एक्चुअली अप्लाई कितना किया था और एक्चुअल। अगर एक्चुअल आपका ज़्यादा हो तो आप समझ लीजिएगा अंडर एब्जॉर्ब है, और एक्चुअल अगर कम हो तो समझ लीजिएगा ओवर एब्जॉर्ब है। तो ये अंडर एब्जॉर्ब हमने देखा क्योंकि 564,000 जो है वो आपके लगे थे और आपने अप्लाई कर दिए 536, आप देख रहे होंगे ये कम है, तो ये और 28,000 आपने निकाल लिया, तो अंडर एब्जॉर्ब बाय $28,000। डी चॉइस आप देख रहे हैं आपके सामने। तो 25 के अंदर जो डी चॉइस है आपकी वो फिर राइट चॉइस आपकी बनती है। और लॉजिक मैंने समझाई, बड़े ध्यान से समझिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। अगर एक दफ़ा आपकी समझ में आ गए तो कॉस्ट अकाउंटिंग आसान है आपके लिए, अगर नहीं आया तो प्रॉब्लम है। अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर दोबारा कमेंट्स के अंदर लिखिएगा, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन। लेकिन मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा कि बजटेड से रेट निकालना है आपको, और जो रेट आया उसको एक्चुअल आवर्स के ऊपर अप्लाई करके कंपेयर कर लेना है। सिंपल सा काम है। रेट हमेशा याद रखिएगा बजटेड पे कैलकुलेट होता है। अब 26 पे आते हैं। विच सिचुएशन इज़ नॉट यूजुअली सुइटेबल फॉर द यूज़ ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ये मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है आपने देखा होगा। एक होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है, जिसमें हम फिक्स तमाम किस्म के खर्चों को जो है वो हम शामिल कर लेते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वेरिएबल कॉस्टिंग भी इसको कहते हैं कि मटेरियल एंड लेबर को माइनस करते हैं सेल्स में से, यानी सेल्स में से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है। फिक्स कॉस्ट को हम नीचे ले आते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो इसमें जो फ़र्क होता है वो थोड़ा सा ये होता है कि एंडिंग इन्वेंट्री जो है आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, जो एंडिंग इन्वेंट्री आपकी होगी उसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट शामिल होगी, और ऑन द अदर हैंड जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसके अंदर कौन सी चीज़ शामिल होगी, उसके अंदर फिर शामिल होगी आपकी फ़िक्स ओवरहेड जो है, बल्कि जो फ़िक्स कॉस्ट है उसका पोर्शन भी एंडिंग इन्वेंट्री में शामिल होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर। ये मैं आपको डिटेल से भी पढ़ाऊँगा। अभी आप सिंपल जहन के अंदर रखें कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो क्या होती है। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको हम लेते हैं और कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालते हैं, और एंडिंग इन्वेंट्री जो हमारी होती है उसमें वेरिएबल कॉस्ट का फैक्टर जो है वो शामिल होता है। कहता है विच सिचुएशन इज़ नॉट यूजुअली सुइटेबल, कौन सी सिचुएशन सुइटेबल नहीं है। ए में कहता है निगोशिएटिंग अ रेगुलर प्राइस विद द कस्टमर। अगर किसी कस्टमर के साथ आप रेगुलर प्राइस अपने निगोशिएट कर रहे हैं तो वहाँ तो मार्जिनल कॉस्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो तो रेगुलर बेसिस के ऊपर कस्टमर्स आपके आ रहे हैं, आप उनसे कॉस्ट अपनी प्राइस जो है वो नेगोशिएट कर रहे हैं, तो मार्जिनल कॉस्टिंग यहाँ पर सुइटेबल नहीं होती। तो ए चॉइस हमारी सही है, लेकिन हम बी सी डी भी पढ़ लेते हैं। कोटिंग ए सेलिंग प्राइस फॉर ए स्पेशल ऑर्डर, जब हम स्पेशल ऑर्डर बना रहे होते हैं उसकी प्राइस कोट करते हैं तो उसमें तो मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये आपको बताती है कि आपकी अगर वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो रही है, चाहे फिक्स कॉस्ट का थोड़ा सा पोर्शन ना भी पूरा हो रहा हो, और आपकी मशीनरी चल रही है, आपकी प्रोडक्शन हो रही है, तो भी आप अपनी लेबर को रोकने के लिए आपके कुछ ना कुछ खर्चे तो पूरे हो रहे होते हैं, तो फिर आप उसको स्पेशल ऑर्डर में आप मार्जिनल कॉस्टिंग को अप्लाई करते हैं। व्हेन देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल की अगर शॉर्टेज होती है तो फिर जो प्रोडक्ट आपकी जिसकी मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो बता रही होती है कि इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज़्यादा है, तो उसको फिर हम ज़्यादा बनाते हैं, और जिसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम होता है उसको फिर हम कम बनाते हैं। तो यहाँ पर भी मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज़ होता है। वेदर टू मेक और बाय प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को बना लें या फिर ख़रीद लें, तो इसके अंदर भी मार्जिनल कॉस्टिंग को हम यूज़ करते हैं। तो ये तीनों जो रीज़न्स हैं इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ हो रही होती है। अलबत्ता नेगोशिएटिंग और रेगुलर प्राइस, सेलिंग प्राइस द कस्टमर, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि उससे नंबर 26 के अंदर जो राइट चॉइस है वो हमारी ए चॉइस है। 27 के अंदर आते हैं। द फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर 10,000 यूनिट। 10,000 यूनिट्स के लिए ये बजटेड आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सेलिंग प्राइस है, डायरेक्ट मटेरियल एंड वेजेस है आपकी, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है और फिक्स सेलिंग एक्सपेंस है। कहता है व्हाट इज़ द बजटेड ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। बजटेड ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बजटेड ब्रेक इवन पॉइंट्स जब आपको निकालना हो यूनिट्स के अंदर, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप वेरिएबल कॉस्ट, आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन जिसे हम कहते हैं वो निकालने हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने का तरीका क्या होता है
कि जो सेलिंग प्राइस है उसके अंदर से वेरिएबल जितनी भी प्राइस हैं वो माइनस कर दें आप, तो देखें वेरिएबल प्राइस कितनी बनती है आपकी। एक तो 22 ये हो गई, डायरेक्ट मटेरियल एंड वेजेस है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस। तो 22 + 2 और +1, ये देख रहे हैं ये दोनों, और इसमें ये वाला, तो ये मिलते हैं 25 आ जाते हैं। तो अगर 53 सेलिंग प्राइस है, इसमें से मैं 25 वेरिएबल को माइनस कर दूं, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास कितना आ गया, 28। ये याद रखिएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फार्मूला क्या होता है कि वेरिएबल जो सेलिंग प्राइस है आपकी, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप माइनस कर दें, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपके पास क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। वंस यू गेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन द लाइफ इज इजी। फिर आप फिक्स कॉस्ट अपनी देख लें उठा के कि आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी है। तो देखें फिक्स कॉस्ट 21 ये है और 5 ये है, देख रहे हैं, ये मिला के 26 बन गया। और ये एक्टिविटी लेवल कितना है, या फिक्स कॉस्ट को जब आप 26 निकाल लें तो उसको इस 10,000 यूनिट्स जो दे रहा है आपके पास अवेलेबल, इससे मल्टीप्लाई कर लें। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 26, 260,000 आपके पास आ गया। ये फिक्स कॉस्ट का कैसे निकाली, फिक्स कॉस्ट आसान है, ये आपके पास देख रहे होंगे, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड $21 ये थे और फिक्स सेलिंग एक्सपेंस 5 थे। मैंने दोनों को प्लस किया 26, और 26 को मैंने क्या करा, इस 10,000 जो यूनिट्स थे इससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो $260,000 मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ गई। ये मेरे पास जो फिक्स कॉस्ट आ गई है, इसको अगर मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो 28 मेरे पास आया है, इससे अगर मैं डिवाइड कर दूँ, तो 9286 अप्रोक्सीमेटली। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स अगर आपको निकालना हो तो यूनिट्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स निकालने का फार्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, तो फिक्स कॉस्ट को आपने देखे 260,000 था, इसको पहले आपने वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाला। कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया कि सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें। वेरिएबल कॉस्ट 3 थी हमारे पास, तीनों को प्लस करा 25 आया, सेलिंग प्राइस 53 थी, माइनस किया $28 पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। फिर आपने फिक्स कॉस्ट निकाल ली, 2 फिक्स कॉस्ट थी, इसको आपने यूनिट से मल्टीप्लाई करा तो 260,000 आ गया। इसको आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन मार्जिन 28 से डिवाइड किया, तो ये यूनिट्स आपके पास आ गए ब्रेक इवन पॉइंट्स के। तो ये सिंपल लॉजिक थी, फार्मूला था। ये कंसेप्ट्स हैं छोटे छोटे, इनको याद रखिएगा। अगर ये कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट्स अगर यूनिट्स में निकालना हो तो क्या फार्मूला आपने सीखा कि फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो आपका है, परसेंटेज से नहीं कीजिएगा, पर यूनिट से कीजिएगा। तो ये आपके पास आ गया। तो हम सेफली कह सकते हैं कि डी चॉइस देख रहे होंगे आप, 27 के अंदर जो डी चॉइस है आपकी वो फिर राइट चॉइस है 9286। और 28 में आते हैं, द बजटेड इनकम स्टेटमेंट ऑफ जेएल लिमिटेड शोज द फॉलोइंग। सेल्स आपको दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है। कहते हैं व्हाट इज़ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स का मकसद क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स का मकसद ये है कि जो बजटेड सेल्स है और जो एक्चुअल सेल्स है, देखें एक्चुअल सेल्स आपकी कितनी है, $400,000 है, लेकिन बजटेड सेल्स आपको नहीं पता कितनी है। तो अगर बजटेड सेल्स आपने ब्रेक इवन सेल्स अगर आपको पता चल जाए कि यार ब्रेक इवन सेल्स क्या होती है,
ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपकी सारी कॉस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट भी आपकी बराबर हो रही होती है और नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर आप खड़े होते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट द ब्रेक इवन सेल्स, तो ब्रेक इवन सेल्स का मकसद है कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर खड़े हुए हैं, कि ना आपको प्रॉफिट हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर और ना आपको लॉस हो रहा है। तो इसका निकालने का आसान तरीका वही कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन रेशो निकालने। देखें, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट पहले ऊपर हम पढ़ कर आ रहे हैं, ऊपर यूनिट की बात हो रही थी, यहाँ इसने डॉलर में दिया हुआ है, तो फिर अब इसकी हम परसेंटेज निकालेंगे। ये 400,000 में से ये सेल्स है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें, तो ये $160, ये $160 जो आपके पास आया है, इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन रेशो निकालना है, इन परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? इस 160,000 को डिवाइड कर दें इसी 400 से, जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया है, तो 0.40 यानी 40% के लें, और परसेंटेज 40 है, अगर इसको मैं 100 से डिवाइड करूँ 0.4 आ जाएगा। ये परसेंटेज आपके पास आ जाए और आपको ब्रेक इवन सेल्स निकालनी हो इन डॉलर। अभी ऊपर हम यूनिट्स निकाल कर आए थे, तो यूनिट्स का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कीजिएगा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन से। लेकिन आपको अगर डॉलर में निकालनी हो तो फिर आप क्या करेंगे, फिर फिक्स कॉस्ट अगर डॉलर में दी हुई है तो फिक्स कॉस्ट को ऊपर रखेंगे आप। देखिए यहाँ फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है, 132। इसको डिवाइड कर दें, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दें इस रेशो से। 40% है ना, तो 40% या तो 40% कर दें या इसको डिवाइड करें 0.4 से। 0.4 का मकसद वही है ना, 40% को आप सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में ले आए तो 0.4 बच जाएगा आपके पास। अगर 40 को मैं 100 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। आप सिंपल 0.4 लिख दें नीचे। 132,000 को डिवाइड करें 0.4 से, तो ये 330,000 आपके पास आ गया। ये जो आपके पास आया है ये ब्रेक इवन सेल्स आ गई। ब्रेक इवन सेल्स इन डॉलर कितनी आ गई, 330,000, यानी $330,000 के ऊपर आपके जो खर्चे हैं, अगर $330,000 की आपकी सेल्स होगी तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी हो जाएगी और फिक्स कॉस्ट भी पूरी हो जाएगी। ये ब्रेक इवन का जो कंसेप्ट है वो ये होता है। एक्चुअल सेल्स आप देख रहे हैं कितनी करी है आपने, $400,000। तो ये 400,000 आपकी एक्चुअल सेल्स है, इसमें से ब्रेक इवन सेल्स को आप माइनस कर दें तो जो कुछ बचेगा आपके पास, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स आपके पास आया। कितनी आई मार्जिन ऑफ सेफ्टी, $70,000। देख रहे हैं चॉइस ए के अंदर $70,000 उसने दिया है, तो वी कैन सेफली से कि $70,000 हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और लॉजिक सिंपल, ये जो अभी दो सवाल हैं 27 में आपको करा के आ रहा हूँ। ब्रेक इवन सेल्स आपकी समझ आ गया। ब्रेक इवन सेल्स का मकसद है कैसा पॉइंट जिसके ऊपर आपकी नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर कंपनी चल रही होती है, आपकी सारी कॉस्ट पूरी हो रही है जो होती है, लेकिन आप प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं कमाते हैं, तो इसे ब्रेक इवन सेल्स कहते हैं। अगर ब्रेक इवन पॉइंट्स आपको यूनिट्स के अंदर निकालना हो, जैसे हमने 27 में निकाला, तो उसका तरीका क्या होता है कि फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दें पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन से। किससे डिवाइड कर दें, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन से। अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना हो तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि ब्रेक इवन सेल्स आप पहले निकालें। ब्रेक इवन सेल्स अगर डॉलर में निकालनी हो तो उसका तरीका क्या है कि जो फिक्स कॉस्ट आपकी है उसको डिवाइड कर दें। आप किससे डिवाइड करेंगे, अब रेशो से डिवाइड कीजिएगा परसेंटेज से। देखते हैं हमने परसेंटेज निकाली थी, 40% थी, तो 40% का मकसद है 0.4 से मैंने फिक्स कॉस्ट को 0.4 से डिवाइड किया, तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो डॉलर के अंदर आ गई ब्रेक इवन की। जब डॉलर में आपके पास आ जाए तो सेल्स में से उसको माइनस कर दें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा जो $70,000 है। 28 चॉइस की ये चॉइस राइट चॉइस है।
ये कंसेप्ट था, आप इसको देखिएगा, दोबारा ध्यान से समझें इसको। 29 के अंदर आते हैं, बिजनेस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग बजटेड इन्फॉर्मेशन। एक बिजनेस है, उसने ये बजटेड इन्फॉर्मेशन आपको पॉइंट दिया कि ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू दे रहा है आपको, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू में दे रहा है डॉलर में $300,000, फिक्स कॉस्ट दे रहा है और टारगेट प्रॉफिट दे रहा है। कहता है व्हाट इज़ द सेल्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट, कि अगर ये टारगेट प्रॉफिट 144,000 का हो तो ये बताएं कि व्हाट इज़ द सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू आपका कितना होगा। तो इसके लिए देखें, जब इस किस्म का कोई सवाल दिया हो तो अगेन फिर आप जो आपकी फ़िक्स कॉस्ट है और ब्रेक इवन, ये दो फिगर्स दीनी है, इन दोनों का आप लिंक निकाल लें कि ये 180,000 जो है इसको फ़िक्स कॉस्ट को ब्रेक इवन सेल्स से डिवाइड करें। 180,000 को ब्रेक इवन सेल्स कितनी है, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 60%। 60% का मकसद है कि जो ब्रेक इवन सेल्स है वो एक्चुअली उसका रिलेशनशिप फिक्स कॉस्ट के साथ जो बनता है वो 60% बनता है। अब अगर वो ये पूछता है आपसे कि भाई टारगेट प्रॉफिट भी कर लें, तो ये 60% जब एक दफ़ा आप निकाल लें तो रिलेशनशिप अगर बिल्ड हो गया आपका, तो और ये जो फिक्स कॉस्ट है इसके अंदर आप क्या करें, फिक्स कॉस्ट में टारगेट प्रॉफिट को भी प्लस कर लें। तो ये 180,000 फिक्स कॉस्ट थी और जो टारगेट प्रॉफिट है 144,000 है, मैंने इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास 324,000 बनता है टोटल, ये मुझे पूरा करना है। तो ये जो 324,000 आपके पास आया, 324,000 क्या है आपका, आप समझ रहे हैं बात को, फिक्स कॉस्ट और टारगेट प्रॉफिट दोनों को प्लस कर लें और इसको डिवाइड कर दें इस रेशो से। रेशो कितनी 60% है, तो 60% को मैंने कहा था 0.6 कर दें आप। तो 324,000 को डिवाइड करें 0.6 से तो 540,000 आता है। ये ब्रेक इवन सेल्स आ गया। ब्रेक इवन सेल्स अगर आपको ये टारगेट प्रॉफिट अचीव करना है तो 540,000 की सेल्स आपकी होगी तो ये टारगेट प्रॉफिट अचीव होगा। और ये देख रहे होंगे आप, चॉइस बी जो है 29 के अंदर जो बी चॉइस है इसमें 540,000 आपको दिया है, तो ये आपकी राइट चॉइस है। लॉजिक क्या है याद कर रखिएगा, जब भी इस किस्म का है तो पहले रिलेशनशिप बना लीजिएगा कि आपकी ब्रेक इवन कॉस्ट जो सेल्स है जो दी हुई है वो एक्चुअली फिक्स कॉस्ट जो है उस ब्रेक इवन सेल्स का कितने परसेंट है। जब वो एक दफ़ा परसेंटेज निकाल लें तो कॉस्ट अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, इसी परसेंटेज को हम टोटल, हमें अगर प्रॉफिट कितना चाहिए, हम एज्यूम कर लेते हैं फिक्स कॉस्ट हमारी बढ़ भी जाए, इसे टारगेट प्रॉफिट है, हमने इसको प्लस कर लिया, तो अगर इस रेशो से हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली ब्रेक इवन सेल्स इस लेवल की आ जाएगी। यानी 324,000 की कॉस्ट को रिकवर करने के लिए, पूरा करने के लिए $540,000 की सेल्स आपको करनी होगी। तो ये कंसेप्ट था, आपने इसको देखा। ये बार बार सवाल आते हैं, हम इसको रिपीट भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। आई विल ट्राई के बाकी जो पेपर जब हम करेंगे तो फिर रिपीट होगा, लेकिन इस कंसेप्ट को आप जहन में रखिएगा और इसको अप्लाई करें, सीखें। क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाए, विच फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड व्हेन सेटिंग ए बजट। जब एक बजट सेट कर रहे होंगे तो फिर किन फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, जब आप किसी प्रोडक्शन का बजट सेट करने जा रहे हैं तो आप एज्यूम करें कि आप क्या करेंगे। अब आप डेफिनेटली ये तो देखेंगे ना कि आपके पास लेबर किस किस्म की है, लेबर अच्छी है नहीं है, यार स्किल्ड लेबर भी है कि ऐसा तो नहीं मरवा देंगे, प्रोडक्शन ही सही नहीं होगी आपकी, तो डेफिनेटली इसको कंसिडर करेंगे हम बजट बनाते हुए। प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी ध्यान में रखेंगे, इसलिए रखेंगे कि भाई कैपेसिटी है कितनी, ये वर्कशॉप है, इसमें कितनी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, तो फिर उसी के हिसाब से हम प्लानिंग भी करेंगे। क्वालिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किस लेवल की क्वालिटी चाहिए। तो जब हम प्लानिंग कर रहे होंगे, बजट बना रहे होंगे, तो इन तीनों ही फैक्टर्स को हम कंसिडर करेंगे। और मैंने लॉजिकली बताया, आप अपने आप को एज्यूम करें कि यू आर द मैन्युफैक्चरर, कि आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं। अगर आप बजट बनाने जा रहे हैं तो आप ये काम करेंगे नहीं करेंगे, क्वालिटी ऑफ लेबर, लेबर कैसी है आप बिल्कुल देखेंगे कि भाई स्किल्ड है नहीं है, कैपेसिटी मेरी कितनी है इस जगह की, कितनी प्रोडक्शन में कर सकता हूँ, और क्वालिटी मुझे कैसी बनानी है। अच्छी क्वालिटी बनानी है तो डेफिनेटली फिर चीज़ें आपको अच्छी रखनी पड़ेंगी, मटेरियल अच्छा लाना पड़ेगा, प्राइसिंग आपको देखनी पड़ेगी। तो तीनों फैक्टर करेंगे हम
तो कहता है कि 1, 2 एंड 3, बिल्कुल बात सही है कि 1, 2 एंड 3 हम तीनों को कंसिडर करेंगे बजट सेट करते हुए। तो ए चॉइस हमारी राइट चॉइस है, तीनों को हम कंसिडर करेंगे। तो ये फिर हमारा पेपर आज ख़त्म हुआ और होप आपकी समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए नए पेपर के साथ। कोई चीज़ अगर स्पेसिफिकली आपको पूछनी हो तो कमेंट्स के अंदर लिखिएगा, तो उसको भी रिकॉर्ड कराएंगे। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।